विश्व में कहीं पे भी बायलैटरल डिस्प्यूट हो या मल्टीलैटरल डिस्प्यूट हो या आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता हो, जैसे हाल के दिनों में बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन, रसिया यूक्रेन वार, इजराइल फिलिस्तीन वार, एक कॉमन नाम उभर के आता है, वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आखिर ऐसा क्यों है? प्रीवियस मेरे बैकग्राउंड में स्लाइड दिख रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी जो आज हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, इसको कहा जा सकता है विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्ट्रल प्रोसेस चल रहा है। क्या है यह इलेक्ट्रल प्रोसेस? यह प्रक्रिया कैसे संचालित होती है? इस प्रक्रिया में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, जैसे द इलेक्ट्रल कॉलेज। इलेक्ट्रल कॉलेज क्या होता है, प्राइमरीज क्या होते हैं, कोकस क्या होते हैं, और यह इलेक्शन प्रोसेस जो है भारत में होने वाली निर्वाचन प्रक्रिया की जैसी है या इससे अलग है। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज होगा यह 2 या 3 वीडियो के सीरीज में आपके पास जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड वीडियो में जो इलेक्शन प्रोसेस होते हैं, जो उसके अलग अलग स्टेप होते हैं, प्राइमरी का इलेक्शन कैसे होता है, कोकस कैसे निर्वाचित होते हैं, फिर इलेक्ट्रल कॉलेज कैसे बनता है, फिर जो उसके बाद वोटिंग कैसे होती है, और जो इलेक्ट्रल सिस्टम है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्ट्रल, वह इनडायरेक्ट सिस्टम है, तो वह क्या है, उन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। बेसिक इंफॉर्मेशन को समझने के लिए आपको समझना होगा, थोड़ा कॉम्परेटिव स्टडी करना होगा भारत के साथ, क्योंकि भारत भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और अमेरिका भी लोकतंत्र है। दूसरा एक महत्वपूर्ण ये पहलू है इन दोनों देशों के बीच लोकतांत्रिक संबंधों का। भारत ने अगर लोकतांत्रिक जो राइट्स हैं, जो संविधान से लिए संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, संवैधानिक प्रावधान है, मैक्सिमम प्रावधान हम लोग जानते हैं ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन ब्रिटेन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, लिखित संविधान में अगर सबसे अधिक कहीं के प्रावधान आए हैं तो वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं। इसलिए हम लोग भारत और अमेरिका के इस तुलनात्मक अध्ययन के साथ चीजों को समझेंगे तो बेहतर होगा, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको कोशिश किया गया है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो क्वेश्चंस उभर के आते हैं उस क्वेश्चन को भी आप यहां से सॉल्व कर ले जाएं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें अमेरिका और भारत के लोकतांत्रिक विशेषता को समझना है तो थोड़ा इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को हमें समझना चाहिए। हमें पता होना चाहिए भारत का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते होंगे अक्षांश और देशांतर। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये 0 डिग्री है। इसको ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अगर देखा जाए तो भारत, ये मैप है इंडिया का और ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मैप। दोनों का अगर भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो यह उत्तरी गोलार्ध में, दोनों ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये तो अक्षांशीय आधार पे जो है उसकी भौगोलिक स्थिति है, उसको हमने देखा। अब देशांतरीय स्थिति क्या कहता है, लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन जो इसका है, यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट हेमिस्फीयर में है, विपरीत गोलार्ध में। कैसे? 0 डिग्री देशांतर यह है। 0 डिग्री देशांतर के इधर वाले पार्ट को हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और इधर वाले पार्ट को हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। या पूर्वी गोलार्ध है या पश्चिमी गोलार्ध है। तो भारत का लोकेशन आप देख रहे होंगे यह पूर्वी गोलार्ध में है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का लोकेशन कहां है, यह पश्चिमी गोलार्ध में। इसलिए कहा जाता है एकदम अपोजिट है। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस देखा जाए तो लगभग 12 घंटे का गैप होता है। इसलिए कहा जाता है भारत में अगर मॉर्निंग हुआ है तो अमेरिका में शाम होगा, अमेरिका में शाम होगा तो भारत में मॉर्निंग होगा। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल स्टेटस है भारत और अमेरिका का। मैंने पहले भी बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैक्सिमम प्रोविजंस जो हैं वह किस देश से लिए गए हैं, वह ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। लेकिन लिखित कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का सबसे पहला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ही है और सबसे अधिक प्रोविजंस जो लिए गए हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में वह कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा यूएसए से प्रोविजंस लिए गए हैं, लेकिन हम बेसिक जो गवर्नमेंट सिस्टम है वह अमेरिका और भारत के गवर्नमेंट सिस्टम में डिफरेंस है। जैसे मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो अमेरिका में मौलिक अधिकार का दायरा बहुत ही व्यापक है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत वो सभी अधिकार सोच सकते हैं जो कि एक
मानव के नैसर्गिक विकास के लिए अनिवार्य। लेकिन भारत में भी है अधिकार, लेकिन भारत में कुछ अधिकारों पे क्या है, वह युक्ति युक्त प्रतिबंध जैसे बात की गई है, अत्यांतिक नहीं है, मींस अनलिमिटेड राइट्स नहीं है। इसके पीछे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस हैं, संवैधानिक रीजंस है, कुछ पॉलिटिकल रीजंस है, उसको हम लोग लेटर ऑन किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, जो मौलिक अधिकार हमारा जो है वह अमेरिका के जैसा व्यापक नहीं है। लेकिन हमारी जो लोकतंत्र है, विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, विश्व की सबसे प्रभावी लोकतंत्र है और कंटिन्यूअस चलने वाला लोकतंत्र है। अमेरिकन लोकतंत्र भी प्रभावी लोकतंत्र है और कंटिन्यूअस लोकतंत्र है, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार जो है अमेरिका के व्यापक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थे जो अमेरिका और इंडिया के डेमोक्रेसी को लेकर था। अब अगर हम लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल सिस्टम को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए जो गवर्नमेंट का बेसिक सिस्टम अमेरिका में क्या है, क्या वही बेसिक सिस्टम इंडिया में है। आइए देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट के बेसिक सिस्टम्स और अमेरिकन गवर्नमेंट के बेसिक सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार भारत में किस तरह का गवर्नमेंट सिस्टम है और अमेरिका में किस तरह का गवर्नमेंट सिस्टम है। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स की बात की गई है और ये ऑर्गन्स है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अमेरिका के संविधान में भी 3 सिस्टम है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है। यह 3 ऑर्गन अमेरिका में भी है और यह 3 ऑर्गन इंडिया में। लेकिन यहां पे डिफरेंस है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। इस ऑर्गन्स के कार्य प्रणाली में अंतर होगा। चूंकि कार्य प्रणाली में अंतर है, इसलिए इलेक्टोरल सिस्टम, उसके निर्वाचन प्रक्रिया में भी क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। क्या डिफरेंस है, तो आइए सबसे पहले भारत को समझते हैं। भारत के सेंस में लेजिस्लेटिव, विधायिका, विधि बनाने का काम कौन करता है, पार्लियामेंट, संसद करता है। और हम जानते हैं संसद का फॉर्मेशन ही होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से। राज्यसभा है, लोकसभा है और प्रेसिडेंट से है, 2 हाउस होते हैं इसमें। फिर कार्यपालिका है, कार्यपालिका इसी विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को क्रियान्वित करने का काम करती है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल आते हैं। अब यहीं पे अंतर हो जाता है अमेरिकन एग्जीक्यूटिव और इंडियन एग्जीक्यूटिव में। क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे जब दोनों में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। फिर जुडिशियरी सिस्टम में न्यायपालिका है। अब देखते हैं क्या इसी तरह की व्यवस्था अमेरिका में है। अमेरिका में है तो वहां पे इसको किस नाम से जाना जाता है। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में भी विधायिका है, जो हमारे यहां विधायिका विधि बनाने का काम पार्लियामेंट करती है, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, उसी को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या कहा था, कांग्रेस कहा जाता है। ध्यान रखना है कांग्रेस भारत के पार्लियामेंट के जैसा है। कांग्रेस के अंदर 2 हाउस हैं, जैसे पार्लियामेंट में 2 हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह से द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक हाउस है कांग्रेस में, दूसरा है द सीनेट। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यह हमारे लोकसभा के जैसा है, हमारे निम्न सदन के जैसा है। और द सीनेट जो है वह हमारे उच्च सदन राज्यसभा के जैसा है। अब यहां पे यह चीजें तो सिमिलर दिख रही हो, केवल नाम में अंतर दिख रहा होगा, लेकिन कुछ डिफरेंस है। जैसे हमारे यहां राज्यसभा और लोकसभा का कार्यकाल क्रमशः 5 साल और 6 साल का है, जिसमें राज्यसभा अस्थायी सदन है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो टाइम पीरियड है, टेन्योर है, वह मात्र 2 ईयर्स का है, 2 साल का है। एक डिफरेंस तो यह आपको दिख रहा है। दूसरा डिफरेंस क्या है, आप देखेंगे हमारे यहां किस राज्य से लोकसभा में कितनी सीटें होंगी यह कैसे तय होगा, और किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इस दोनों का आधार पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर राज्य का। उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, इसके आधार पे उस राज्य से लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की संख्या तय होती है। लेकिन अमेरिका में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, द सीनेट के जो मेंबर होंगे वह सभी राज्य से फिक्स कर दिए गए हैं, 2 मेंबर होंगे, 2 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट्स। और अमेरिका में कितने स्टेट्स हैं, 50 राज्य हैं, तो कुल कितने 50 इंटू 2 इजकल टू टोटल नंबर ऑफ सीनेट्स कितने होंगे, 100 होंगे, 100 होंगे। लेकिन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो संख्या होंगी वह जनसंख्या से तय होंगी। वह कहां से तय होंगी, वह पॉपुलेशन से। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होंगी उस राज्य से उतने ही अधिक प्रतिनिधि तय किए जाएंगे। तो द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कुल संख्या अगर आप देखेंगे तो 435 है, और
100 है आपका 10 सीनेट, और 3 मेंबर और आते हैं। जैसे अपने यहां यूनियन टेरिटरी होता है, वैसे ही अमेरिका का वाशिंगटन डीसी जो है यूएसए का कैपिटल है, इसलिए वहां फिक्स कर दिया गया है 3 सदस्य फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। तो टोटल मेंबर कितने होंगे? 435 प्लस 100, 535 प्लस 3, 538, 538 सदस्य यहां पर हैं। अब इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ये जो सदस्य हैं यही सदस्य इलेक्टरल कॉलेज के मेंबर्स होंगे, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन चीजें समझ में आई होंगी आपको। जो हमारे यहां भी लोकसभा है, अमेरिका में भी लोकसभा द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में है, राज्यसभा है तो वह 10 सीनेट के फॉर्म में है। तो विधायिका का काम है कानून बनाना। अमेरिका में भी यह संस्था कानून बनाने का काम करती है, लॉ मेकिंग बॉडी है। अब चलिए देखते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका, हमारे यहां कार्यपालिका का निर्माण होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। ये टेम्पररी कार्यपालिका होते हैं। परमानेंट में जितने लोक सेवक आते हैं वो सारे होते हैं। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स आते हैं, यह कहां से आते हैं? यह पार्लियामेंट के ही मेंबर होते हैं। इसलिए कहा था हमारे शक्ति के पृथकीकरण का सिद्धांत लागू नहीं होता, सेपरेशन ऑफ पावर लॉ का जो थ्योरी है वह अप्लाई नहीं होता है। लेकिन अमेरिका में अब देखते हैं, अमेरिका में कार्यपालिका का काम कौन करता है? अमेरिका में अब यहीं से अंतर शुरू हो जाता है। अमेरिका में कार्यपालिका का प्रधान होते हैं कौन? राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की किसी कारण से अगर डेथ हो जाए तो फिर कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का पदभार संभालते। सबसे शक्तिशाली पद होता है अमेरिका का, सबसे शक्तिशाली पोस्ट होता है। तो अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पृथकीकरण का सिद्धांत पूर्णतः लागू होता है। इनका निर्वाचन अलग होता है, इनका निर्वाचन अलग होता है। और आज जो हमारा यह सीरीज है, हम किसके निर्वाचन प्रक्रिया पे चर्चा करने जा रहे हैं, किसके निर्वाचन प्रक्रिया के डिस्कस को लेकर के यह वीडियो है, यह है इसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम को। तो क्या है इसको हम लोग देखेंगे। फिर आते हैं जुडिशियरी सिस्टम। भारत में भी जुडिशियल सिस्टम है, अमेरिका में। लेकिन भारत और अमेरिका के जुडिशियरी सिस्टम में एक डिफरेंस यह है, अमेरिका में फेडरल, एक केंद्रीय जुडिशियरी सिस्टम है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और हर एक राज्य का अपना 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 अलग अलग संविधान है और उसके अकॉर्डिंग भी वहां की न्याय प्रणाली। लेकिन भारत में क्या है? इकहरी यूनिटरी जुडिशियरी सिस्टम है। यह डिफरेंस है भारत के और अमेरिका के जुडिशियरी सिस्टम में। आपको यहां दिख रहा होगा भारत के और अमेरिका के जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, क्योंकि उसके फंक्शन में अंतर है, इसलिए उसके इलेक्शन प्रोसेस में भी क्या होंगे? डिफरेंस होंगे। तो अब आइए देखते हैं हम लोग अमेरिका में होने वाले इस निर्वाचन प्रक्रिया में किस तरह से निर्वाचन प्रक्रिया होती है और इस निर्वाचन प्रक्रिया में किस राज्य की कितनी भूमिका होती है, और साथ ही साथ ये स्विंग स्टेट क्या होता है। और भारत में पार्लियामेंट्री संसदीय प्रणाली है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले ये समझिएगा, जो मैंने बोला था द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से जो सदस्य होते हैं और उनकी संख्या 435 है, तो वह 435 सदस्य जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी उस राज्य से अधिक सीटें होंगी। जैसे यहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आप देखेंगे, यह कैलिफोर्निया स्टेट है, यहां से सबसे अधिक 55 सीटें हैं। और इसलिए इसे कहा जाता है, जो जैसे हमारे यहां इंडिया में है, बिहार और यूपी और एमपी, राजस्थान से दिल्ली का रास्ता जाता है, अर्थात दिल्ली में वही प्रधानमंत्री बनेंगे जो बिहार, यूपी, एमपी जैसे राज्यों में जिनकी सीटें अधिक होंगी वह बनेंगे। वैसे ही कुछ अमेरिका में है। ये जो बड़े राज्य हैं, कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, या आपको फ्लोरिडा हो गया, या वाशिंगटन है, ये सब जितने स्टेट्स हैं ये सब बड़े स्टेट्स हैं। और इन्हीं सब स्टेट्स में, इन्हीं राज्यों में जिस दल के रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स अधिक होंगे, वही जो है वह यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इलेक्ट होंगे। अब यहां पे थोड़ा कुछ चीजें टेक्निकल वर्ड है, उसको भी मैं समझाना चाहूंगा यहीं पे। एक होता है स्विंग स्टेट, स्विंग वर्ड। यह स्विंग स्टेट एक मैकेनिज्म है। इसमें होता क्या है? ट्रांसफरेबल वोटिंग होता है। ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या, इसमें समझिएगा। जैसे मान लीजिए यह 55 सीट है आपको कहां पे? कैलिफोर्निया में, और 3 पार्टी है, पार्टी ए है, पार्टी बी है और पार्टी सी है। पार्टी ए को 55 में से 30 सीट मिला। कितनी सीटें मिली? 30 सीट, लगभग 60%, 33 सीटें मिली। 33 सीटों को लेंगे तो 60% प्लस इसको वोट मिला।
और रिमेनिंग बी और सी को जो है वह 20-20% मिला, वही 11-11 सीट के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, तो अब ये जो है, अब यहां पे सबसे अधिक ए पार्टी जो है, इधर कोई भी हो सकता, अभी मैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या है इस पे डिस्कस करूंगा बाद में, लेकिन यहां पे एक स्विंग स्टेट और यह मैकेनिज्म कैसे ट्रांसफर होता है उस पर डिस्कस करना। तो ए पार्टी को जो 33 सीटें मिली हैं, 60% सीटें, अगर यह विनर है, यह विनर स्टेट है, तो विनर स्टेट है, तो यह बी और सी का जो वोट है यह क्या होगा, यह भी इसको शिफ्ट हो जाएगा, और टोटल ए जो है वह कितना ले लिया, 55 ले लिया। तो दैट मींस कहने का सेंस क्या हुआ, ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम है, मींस वोट क्या होता है, ट्रांसफर होता है, लार्जेस्ट पार्टी जो बड़ी पार्टी है उसको यह मिल जाता है। अब समझिएगा, मैंने पहले बोला था अमेरिका में राज्य के भी अपने संविधान है और केंद्र के भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका में राज्य की भी नागरिकता है, सिटीजनशिप होती है, केंद्र की भी नागरिकता। हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो सेंटर के लिए भी है और राज्य के लिए भी है, इसलिए हमारे यहाँ सिटीजनशिप भी ए है, स्टेट का कोई अपना सिटीजनशिप नहीं है। तो हमारे यहाँ एक इलेक्शन कमीशन है और उसके द्वारा जो निर्वाचन प्रणाली प्रक्रिया अपनाई जाती है वह कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए वह यूनिफॉर्म होता है, वह एक समान, हर एक राज्य में एक जैसी प्रक्रिया होती है। लेकिन अमेरिका में 48 स्टेट के द्वारा इस स्विंग स्टेट की प्रक्रिया को अपनाई गई है और 2 स्टेट कुछ और मेथड को यूज करता है, क्योंकि वहां पे राज्य इलेक्शन कमीशन भी होते हैं। तो चीजें समझ में आ रही होंगी। भारत और अमेरिका के इलेक्शन कमीशन में भी डिफरेंस है और किस तरह से वहां पे वोटिंग सिस्टम में ट्रांसफर होता है वोट। अब आइए हम लोग देखते हैं यह डिफरेंस है तो आखिर है क्यों। इसके पीछे अगर देखा जाए तो सिंपल सा इसका कारण है, यह है आपको हमारे गवर्नमेंट के सिस्टम में जो डिफरेंसेस है। जैसे हमारे यहां क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जबकि अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस आपको दिख जाएगा। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अभी मैंने बोला था, राष्ट्रपति मैंने बोला सुपर पावर है। दैट मींस क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है, संवैधानिक प्रधान, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही रियल हेड है, वास्तविक प्रधान है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में चूंकि संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वह नॉमिनल है, वह नाम मात्र का है। रियल हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर हम कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों का, तो हमारे लिए कॉम्परेटिव स्टडी में इंपॉर्टेंट है, हम भारत के राष्ट्रपति से तुलना करेंगे तो चीजें आपको दिखेंगी नहीं दिखेंगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ कंपेयर करेंगे, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है वही पावर अमेरिका में किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। कैसे है, इसको भी थोड़ा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन से समझते हैं। भारत में संवैधानिक प्रधान कैसे कहता है, जो नाम मात्र का है, और वास्तविक प्रधान कैसे प्रधानमंत्री और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, इसको आपको समझना है तो आपको 3-4 आर्टिकल ध्यान रखना होगा। ये आर्टिकल है आर्टिकल 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। 53 कहता है राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होंगे। और अब आ जाइए 74 आर्टिकल कहता है राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स होगा, जिसके प्रधान कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह, एडवाइस देने के लिए एडवाइजरी रोल में होगा प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। अब राष्ट्र प्रेसिडेंट उस एडवाइस को माने या ना माने, इंडिया के सेंस में मैं बात कर रहा हूं, माने या ना माने, यह किस पे डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट पे, और कॉन्स्टिट्यूशन इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो फिर यह मामला कहा जाता है कोर्ट में, और इसको लेकर के 2 अमेंडमेंट भी जो है विवाद क्रिएट करता है। एक है 42वां संविधान संशोधन, जिसमें कहा गया राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का सलाह मानना अनिवार्य है, कंपल्सन है। लेकिन अब वहां पे फिर जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद के गरिमा को लेकर के कुछ चर्चाएं शुरू हो गई और राष्ट्रपति पद के गरिमा का हनन हो रहा था, जिस कारण से 44 अमेंडमेंट 1978 में आया,
जिसमें कहा गया राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री सलाह देते हैं तो एक बार वह रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार अगर वह देंगे तो उनको मानना ही पड़ेगा। दैट मीन्स यह प्रूफ हो गया भारत में जो रियल चीफ है वह कौन है, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी अपने निर्णय में यह कहती है भारत में संसदीय शासन प्रणाली और रियल चीफ कौन है, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। संसदीय शासन प्रणाली भारत में है, यह कहीं हमारे संविधान में प्रोविजंस नहीं है, कहीं संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अनुच्छेड के प्रावधान से यह चीजें निकल के आई है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ है, जो संवैधानिक प्रधान है वही हेड होता है, वही रियल प्रधान होता है। और यूएसए में किस तरह का प्रोविजन है, यही है। तो ऑब्वियस सी बात है यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल सिस्टम भी जो होंगी वह काफी जटिल होंगी और काफी उसके लिए जो है वह लंबी प्रक्रिया होगी। अभी जो इलेक्शन होना है 2024 में, वह एक साल पहले से ही यह प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। इसको हम लोग अलग अलग स्टेप में बांट के देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, किस तरह के व्यक्ति अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मस्ट बी 35 ईयर ओल्ड, 35 वर्ष का होना चाहिए। दूसरा, मस्ट हैव बीन ए रेसिडेंट ऑफ द यूएस फॉर एटलीस्ट 14 ईयर्स, 14 वर्ष तक वह क्या होना चाहिए, यूएस का निवासी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। मस्ट हैव बीन बोर्न इन द यूएसए, और उनकी जन्म कहां होनी चाहिए, अमेरिका में होनी चाहिए। और हैव एटलीस्ट वन यूएस सिटीजन पेरेंट, मींस मदर या फादर में से कोई यूएस सिटीजन होना चाहिए। यह एलिजिबिलिटी है या क्वालिफिकेशन है किसके लिए, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। अब आइए यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देखेंगे, जैसे भारत में हमारे यहां जो कितने बार कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन सकता है, इसकी बात चर्चा नहीं की गई है। जो टाइम पीरियड होंगे इसकी चर्चा है, लेकिन कितने टाइम्स होंगे इसकी चर्चा नहीं की गई है। लेकिन अमेरिका में यह फिक्स है, 2 बार ही कोई व्यक्ति यहां के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और अब इसके इलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा ये प्राइमरी के अलग अलग स्टेप में। सबसे पहले इसको समझना होगा यह प्राइमरी क्या होता है, यह कोकस क्या होता है। उसके बाद दूसरे स्टेप में नेशनल कन्वेंशन होते हैं। तीसरे स्टेप में जनरल इलेक्शन होता है। चौथे स्टेप में इलेक्टोरल कॉलेज का फॉर्मेशन होता है। और 5वें स्टेप में क्या होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। मैं यहां पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि चीजें आपको समझ में आए। और यहां पे डिस्कस यह करना चाहूंगा मैं, अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वह डायरेक्ट नहीं होते, वह क्या होते हैं, वह इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे हमारे यहां भी कुछ ऐसा ही मामला होता है, जैसे हम लोग भी जो है प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट होंगे मोदी जी नहीं, लेकिन उनके बिहाफ हमने क्या किनको इलेक्ट किया, लोकसभा के सदस्यों को इलेक्ट किया। और लोकसभा के सदस्य अपने दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री को चुनते हैं और फिर वह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। भारत में भी ऑलमोस्ट अप्रत्यक्ष जैसा ही मामला चलता है। डायरेक्ट हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते, हम किसको चुनते हैं, लोकसभा के सदस्य को। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, अगर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसको संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी, आइदर वह लोकसभा की ले या राज्यसभा की ले 6 महीने के अंदर, जैसा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सेंस में हुआ था। अमेरिका में ऐसा मामला नहीं है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज को चुना जाता है और इलेक्टोरल कॉलेज क्या करता हुआ, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। उसके लिए उन्हें किसी सदन की सदस्यता की जरूरत नहीं है। यही डिफरेंस है, जो विधायिका का चुनाव अलग और कार्यपालिका का चुनाव अलग। अमेरिकन नागरिक किसको चुनेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज को चुनेंगे। जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो इलेक्टोरल कॉलेज डिसाइड होगा, इसकी संख्या किससे, इसकी संख्या होगी द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट और वाशिंगटन डीसी के 3 मेंबर से। इसको चुनेंगे और ये चुनेंगे किसको, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को। और अब इलेक्टोरल कॉलेज में ही अलग अलग पार्टी के इलेक्टोरल कॉलेज होंगे और वहीं से यह निर्वाचन होगा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा इलेक्शन प्रोसेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, किस तरह से प्राइमरीज का चुनाव होता है, किस तरह से कोकस के चुनाव होते हैं, क्या नेशनल कन्वेंशन होता है, फिर जो है नेशनल कन्वेंशन के बाद तीसरे स्टेप में आता है जनरल इलेक्शन क्या होता है, फिर इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्या होते हैं। तो इस तरह से हम लोग यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हर एक एंगल को डिस्कस करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगर अमेरिका में अभी जो चुनाव हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक साइड है जो मेजर पार्टी है, दूसरा है हम कमला हैरिस,
दोनों में से अगर डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस जीतती है तो भारत के साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे होंगे। ठीक वैसा ही मामला होता है, वहां पे भी है, वहां पे भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय शासन व्यवस्था है, दो पॉपुलर पार्टी है, लेकिन इसके अलावा भी ग्रीन पार्टी और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां, जैसे भारत में है, भारत में बीजेपी और कांग्रेस है, लेकिन दोनों के आइडियोलॉजी में डिफरेंस होता है, जिस कारण से क्या होता है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इंक्लाइनेशन डिफरेंस दिखे जाते हैं। ठीक उसी तरह से जो है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के आइडियोलॉजी में बेसिक डिफरेंस है, जिस कारण से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के इंक्लाइनेशन में डिफरेंसेस देखे जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट थर्ड पार्ट में इसके, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम लोग इलेक्टोरल प्रोसेस को देखेंगे और पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे डिप्लोमेटिक रिलेशन। अगर कमला हैरिस जीतती है तो भारत के साथ उसके कैसे रहेंगे और विश्व डिप्लोमेसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो बाइडेन जीतते हैं तो उसका क्या। लेकिन ध्यान रखना है, इंक्लाइनेशन में डिफरेंसेस होंगे, लेकिन जो पॉलिसी चली आई है अमेरिका की, अमेरिकन सुपरमेसी, अमेरिकन जो सुपर पावर सुपरमेसी है, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, अमेरिका का बायलैटरल इंटरफेरेंस होता है, बायलैटरल डिस्प्यूट इंटरफेरेंस होता है, वह आइडल डोनाल्ड ट्रंप जीते या कमला हैरिस जीते उसमें कोई चेंज होना नहीं है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और वह सुपर पावर के अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए वह जो एक पॉलिसी, जो कंटिन्यूअस चलने वाली पॉलिसी है, उस पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इस तरह से यह इलेक्शन, यूएस इलेक्शन प्रोसेस का एक जो रेगुलर आपको 3 वीडियो में सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो आई होप कि ये पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको समझ में आया हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।